मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू या राष्ट्रपिता भी कहते हैं, वे एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। उनका असली काम राजनीति से बढ़कर लोगों को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाना और एक बेहतर इंसान बनाना था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसका मतलब है कि उन्होंने बिना किसी लड़ाई झगड़े या हिंसा के सिर्फ सच बोलकर और शांति से अपनी बात मनवाई और इसी रास्ते पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई। 1915 से लेकर 1948 तक के समय में भारतीय राजनीति पर उनका पूरा प्रभाव था। इसका मतलब है कि वे ही सबसे मुख्य व्यक्ति थे और कोई भी बड़ा फैसला या आंदोलन उनकी सहमति के बिना नहीं होता था। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु एक फैनाटिक यानी एक कट्टरपंथी के हाथों हुई। इसका मतलब है कि उनकी हत्या एक ऐसे व्यक्ति ने की जो अपने विचारों में इतना अंधा और कट्टर था कि उसने हिंसा का रास्ता अपना लिया। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यंग इंडिया के लिए लिखे गए लेख और उनके भाषणों से पता चलता है कि उनके विचार कितने मौलिक और नए थे। साथ ही ये भी पता चलता है कि उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ कितनी मजबूत थी। वे बहुत ही शुद्ध और स्वाभाविक अंग्रेजी लिखते थे, जिसमें मुहावरों का भी सही इस्तेमाल होता था। इस पाठ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी हमारी भारतीय सभ्यता की मजबूत बुनियाद के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हमारी सभ्यता की नींव इतनी पक्की है कि हजारों साल बीतने और दुनिया में इतने बदलाव आने के बाद भी ये आज भी वैसी ही कायम है। पश्चिमी सभ्यता पैसे और सुख सुविधाओं जैसी भौतिक चीजों को ज्यादा महत्व देती है, वहीं भारतीय सभ्यता नैतिकता और इंसान के अच्छे आचरण को सबसे ऊपर रखती है। इसलिए इन दोनों की कोई बराबरी नहीं की जा सकती। गांधी जी का ये दृढ़ विश्वास है कि भारत ने जो अपनी सभ्यता और संस्कृति विकसित की है, उसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य इतने मजबूत हैं कि उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार और ज्ञान दिया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने हमें जो जीवन जीने का तरीका और मूल्य सिखाए हैं, वे सबसे बेहतर हैं और हमारी सभ्यता का आधार है। दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं जैसे रोम और ग्रीस समय के साथ खत्म हो गई। मिस्र के शक्तिशाली राजाओं, जिन्हें फ़ेरो कहते थे, उनका राज भी टूट गया और जापान ने भी अपनी संस्कृति छोड़कर पश्चिमी देशों की नकल शुरू कर दी। चीन के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत आज भी किसी न किसी तरह अपनी बुनियाद पर मजबूत खड़ा है। इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो हर मुश्किल के बावजूद टिकी हुई हैं। यूरोप के लोग अपनी सीख यूनान और रोम के लेखकों की रचनाओं से लेते हैं। ये वो देश हैं जिनकी पुरानी शान और महानता अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यूरोप के लोग सोचते हैं कि अगर वे भारतीय सभ्यता से कुछ सीखेंगे तो वे उन गलतियों को करने से बच जाएंगे जिनकी वजह से ग्रीस और रोम जैसी महान सभ्यताएं खत्म हो गईं। उन्हें लगता है कि इस तरह वे अपनी सभ्यता को हमेशा के लिए बचा सकते हैं, पर यह सिर्फ उनकी एक कल्पना है। उनकी हालत इतनी खराब और दुख भरी है कि किसी को भी उन पर तरस आ जाए। ये दिखाता है कि वे कितने मजबूर और लाचार हैं। दुनिया में चारों तरफ इतने बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति पर आज भी अड़िग है। उसका ये स्थिर रहना ही उसकी असली शान और पहचान है। भारत पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ के लोग असभ्य, अज्ञानी और इतने ज़िद्दी हैं कि उन्हें किसी भी नए बदलाव को अपनाने के लिए मनाना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि वे अपनी पुरानी बातों और रीति रिवाजों से इतने जुड़े हैं कि वे कुछ भी नया सीखना या अपनाना नहीं चाहते। ये इल्ज़ाम सीधे सीधे हमारी काबिलियत और हमारे गुणों पर लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि हमारी योग्यता पर ही एक सवाल उठाया जा रहा है। जिन बातों को हमने अपने जीवन के अनुभवों की कसौटी पर बार बार परखा है और सही पाया है, उन्हें बदलने की हिम्मत हम नहीं कर सकते।
ये वो सिद्धांत है जो समय की हर परीक्षा में खरे उतरे हैं और इसीलिए हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं। बाहर से बहुत लोगों ने भारत पर अपनी सलाह और विचार थोपने की कोशिश की, पर भारत अपनी संस्कृति और पहचान पर हमेशा मजबूती से खड़ा रहा और किसी के कहने से विचलित नहीं हुआ। उसकी असली खूबसूरती इसी बात में है। ये सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं, बल्कि उसके अंदर की अच्छाई या किसी खास गुण की है जो उसे सबसे अलग बनाती है। इसका मतलब है कि यही हमारी उम्मीद का सबसे बड़ा और आखिरी सहारा है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तो यही एक चीज़ है जो हमें हिम्मत देती है और हमारी उम्मीद को टूटने से बचाती है। सभ्यता का असली मतलब है हमारे आचरण, यानी हमारे व्यवहार का वो तरीका जो हमें हमारे कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। इसका मतलब है कि एक सभ्य इंसान वही है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और सही काम करता है। अपना कर्तव्य निभाना और नैतिकता के रास्ते पर चलना, ये दोनों असल में एक ही चीज़ है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, तो वही सच्ची नैतिकता है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नैतिकता को अपनाने का असली मतलब है अपने मन और अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से काबू पा लेना। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, तो हम अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा या लालच के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद के मालिक बन जाते हैं। जब हम इस तरह से काम करते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। हमें अपनी असली पहचान और अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। સિવિલાઇઝેશન यानी સભ્યતાનો મતલબ હોય છે અચ્છું આચરણ યા સહી વ્યવહાર। એનો અર્થ છે કે સચ્ચી સભ્યતા બહારી વિકાસ યા દેખાવેમાં નહીં, પરંતુ આપણા નૈતિક और अच्छा व्यवहाરમાં હોય છે। अगर सभ्यता की सही परिभाषा यही है, तो फिर भारत को किसी और देश से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। कई लेखकों ने भी ये साबित किया है कि भारत अपने नैतिक मूल्यों और सही रास्ते पर चलने के मामले में पहले से ही बहुत आगे है। इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही और स्वाभाविक है। इसे ऐसा ही होना चाहिए था और इसमें कुछ भी गलत या अजीब नहीं है। हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। जैसे पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी कभी शांत नहीं बैठता। इसे जितना मिलता है, ये उतना ही और चाहता है और फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। हमारा मन ऐसा है कि उसे जितना मिलता है, उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। ये एक कभी न खत्म होने वाली इच्छा है जो हमें हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रखती है। हम अपनी इच्छाओं और शौकों को जितना पूरा करते जाते हैं, वे उतनी ही बेकाबू होती चली जाती हैं। हमारी चाहतें बढ़ती जाती हैं और फिर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारी सुख सुविधा और भोग विलास की इच्छाओं पर एक सीमा तय कर दी थी। वे जानते थे कि अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें संयम में रहना सिखाया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि खुशी का संबंध बाहरी चीज़ों जैसे धन दौलत से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से है। असल में खुश रहना या न रहना ये हमारी सोच पर बहुत हद तक निर्भर करता है। किसी इंसान का अमीर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो खुश ही होगा। ठीक उसी तरह किसी का गरीब होना भी ये तय नहीं करता कि वो हमेशा दुखी ही रहेगा। असल में खुशी का संबंध पैसे से ज्यादा मन की शांति और संतुष्टि से होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अमीर लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी नाखुश रहते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। इससे पता चलता है कि सच्ची खुशी का संबंध दौलत से नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष से होता है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों की गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। उनकी हालत हमेशा वैसी ही बनी रहेगी और वे इस मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इन सब बातों को देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास और शान शौकत से दूर रहने के लिए मनाया। उनका मानना था कि असली खुशी सादे जीवन में है, न कि इन बाहरी सुख सुविधाओं में जो हमें अपना गुलाम बना लेती हैं।
आज भी हम खेती के लिए उसी तरह के हल का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा हजारों साल पहले होता था। ये दिखाता है कि हमारी सभ्यता और जीने का तरीका अपनी पुरानी जड़ों से कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है और उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर अपने पुराने समय के जैसे ही घर और झोपड़ियां बनाए रखीं। इसी तरह हमारी शिक्षा व्यवस्था भी वही रही जो हमारी अपनी थी, यानी स्वदेशी। इसका मतलब है कि हमने बाहरी बदलावों को अपनाने के बजाय अपनी पुरानी जीवन शैली और ज्ञान को ही महत्व दिया। हमारे यहाँ कभी भी ऐसी गला काट प्रतियोगिता की व्यवस्था नहीं रही जो इंसान के जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर दे। इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति में होड़ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए थी। उस समाज में हर कोई अपना अपना काम या व्यापार करता था और अपने काम के बदले वे एक तय मेहनताना लेते थे। ऐसा नहीं था कि किसी से मनमाना पैसा वसूला जाए। ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पूर्वज मशीनें बनाना या उनका आविष्कार करना नहीं जानते थे। वे ये सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि वे मशीनों के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम इन मशीनों और सुख सुविधाओं के पीछे अपना दिल लगा देंगे तो हम इन्हीं के गुलाम बन जाएंगे। ऐसा होने पर हम अपना नैतिक बल, यानी हमारा अच्छा चरित्र और सही गलत की समझ खो देंगे। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच विचार के बाद ये तय किया कि हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। उनका मानना था कि मशीनों पर निर्भर होने से हम उनके गुलाम बन जाते हैं, जबकि असली आज़ादी और संतोष अपने शरीर से मेहनत करने में ही है। हमारे पूर्वजों ने ये समझा कि असली खुशी और अच्छी सेहत अपने हाथ पैर से काम करने में ही है। जब हम खुद मेहनत करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमें सच्ची संतुष्टि भी मिलती है। हमारे पूर्वजों का ये भी मानना था कि बड़े शहर एक जाल की तरह होते हैं, जहां लोग अक्सर गलत आदतों और अपराधों में फंस जाते हैं। वे शहरों को एक ऐसा बेकार का बोझ भी समझते थे जो जीवन को सरल बनाने के बजाय और मुश्किल बना देता है। इसका मतलब है कि उन जगहों पर रहने वाले लोग कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। वहाँ का माहौल शायद ऐसा होगा जो उन्हें सुकून देने के बजाय घुटन और बेचैनी देगा। वहाँ चोरों और लुटेरों के गिरोह थे और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां भी थीं। यहाँ फ्लरिशिंग शब्द का मतलब है कि ये गलत काम सिर्फ हो नहीं रहे थे, बल्कि समाज में तेजी से फैल रहे थे और बढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि अमीर लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गरीबों का हक छीन लेंगे। ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां अमीरों की वजह से गरीबों को उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता। इसी वजह से हमारे पूर्वज छोटे गांवों में ही खुश और संतुष्ट रहते थे। उन्हें लगता था कि असली सुख और शांति शहरों की भीड़-भाड़ में नहीं, बल्कि गांव के सरल जीवन में ही है। उन्होंने महसूस किया कि राजाओं की तलवारों से मिलने वाली ताकत, नैतिकता और सही आचरण की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि सच्ची शक्ति जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि सही और गलत की समझ में होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी ऋषि मुनियों और फकीरों से छोटा मानते थे। उनके लिए असली ताकत धन या सत्ता नहीं, बल्कि सच्चाई और नैतिकता का जीवन जीने में थी। जिस देश का संविधान इतना मजबूत और अच्छा हो, उसे किसी दूसरे देश से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो तो खुद इतना काबिल हो जाता है कि दुनिया को सही रास्ता दिखा सके और उन्हें सिखा सके। उस समय हमारे देश में अदालतें, वकील और डॉक्टर तो थे, लेकिन उनका फायदा सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। आम आदमी, खासकर गरीबों के लिए ये सब चीजें उनकी पहुंच से बाहर थीं। ये बात सबको पता थी कि जिन पेशों की बात हो रही है, वे कोई बहुत ऊंचे या सम्मानजनक नहीं माने जाते थे। लोग उन्हें बस एक साधारण काम की तरह देखते थे, जिसमें कोई खास महानता नहीं थी। उस समय के वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे,
यानी वे उनसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लेकर उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते थे। उनका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना भी था। उन्हें लोगों का मालिक नहीं, बल्कि उन पर निर्भर माना जाता था। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति जनता से ही थी और वे लोगों के सेवक थे, शासक नहीं। इसका मतलब है कि न्याय पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन इतना था कि उसे काम चलाऊ या ठीक ठाक कहा जा सकता है। ये एक ऐसा इंसाफ था जिसे बस बर्दाश्त किया जा सकता था, पर वो आदर्श नहीं था। उस समय का एक सामान्य नियम था कि लोग अदालतों से दूर रहते थे। वे अपने झगड़े और मामले खुद ही सुलझा लेते थे, क्योंकि वे बाहरी व्यवस्था पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भर रहना पसंद करते थे। वहाँ ऐसे कोई दलाल या बिचौलिए नहीं थे जो लोगों को लालच देकर या फुसलाकर अंदर खींचते। इसका मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से आते थे, किसी के बहकावे में आकर नहीं। ये जो बुराई थी वो सिर्फ बड़े शहरों यानी राजधानियों और उनके आसपास के इलाकों में ही देखने को मिलती थी। इसका मतलब है कि ये समस्या गांवों या छोटे शहरों तक नहीं पहुंची थी, बल्कि कुछ खास जगहों तक ही सीमित थी। उस समय के आम लोग अपनी जिंदगी आज़ादी से जीते थे और किसी पर निर्भर नहीं थे। उनका मुख्य काम धंधा खेती बाड़ी था और वे इसी से अपना घर परिवार चलाते थे। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज सच्चे स्वराज का आनंद लेते थे। ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना था, यानी वे खुद के मालिक थे। भारतीय सभ्यता का जैसा वर्णन मैंने किया है, वो सिर्फ मेरा अपना विचार नहीं है। जो लोग इस सभ्यता को दिल से मानते और अपनाते हैं, वे भी इसे बिल्कुल इसी रूप में देखते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी सभ्यता में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सभी लोग पूरी तरह से परफेक्ट हो गए हों। इसका मतलब है कि हर समाज में और हर समय में इंसानों में कुछ न कुछ कमियां हमेशा रही हैं और कोई भी पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं होता। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इंसान के नैतिक चरित्र को, यानी उसके सही गलत की समझ को ऊंचा उठाती है। ये हमें सिखाती है कि बाहरी तरक्की से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर से एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना। पश्चिमी सभ्यता का काम अनैतिकता यानी गलत कामों को बढ़ावा देना है। ये सभ्यता ऐसी चीज़ों को फैलाती है जो हमारे नैतिक मूल्यों और सही गलत की समझ के खिलाफ जाती है। यहाँ दो बातों की तुलना की गई है। जो बाद वाली बात है वो ईश्वर को नहीं मानती, और जो पहले वाली है उसका आधार ही ईश्वर में विश्वास पर टिका है। इस बात को समझकर भारत से प्यार करने वाले हर इंसान का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से उसी तरह जुड़ा रहे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जुड़ा रहता है। हमारी सभ्यता हमें वैसे ही सुरक्षा और सही रास्ता दिखाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है। यहाँ लेखक ये साफ कर रहे हैं कि उन्हें पश्चिमी देशों या उनकी सभ्यता से कोई नफरत नहीं है। वे बस ये कहना चाहते हैं कि हमें उनकी हर चीज़ को आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे पश्चिम के दुश्मन हैं। गांधी जी पश्चिमी देशों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साहित्य को पढ़कर बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं। इससे पता चलता है कि वे किसी भी अच्छी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे वो कहीं से भी मिले। मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मुझे एक बहुत ज़रूरी बात सिखाई है। वो बात ये है कि अगर भारत को अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुँचाना है तो मुझे अपने देशवासियों को एक सच साफ साफ बताना होगा। ये सबक मैंने आधुनिक सभ्यता को कई सालों तक अनुभव करने के बाद ही सीखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें उस चीज़ से हर हाल में दूर रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हमें उसे अपनाना नहीं है। यहाँ लेखक सवाल पूछ रहे हैं कि ये आधुनिक सभ्यता आखिर है क्या। वे हमें ये सोचने के लिए कह रहे हैं कि क्या इसका मतलब सिर्फ मशीनों और भौतिक सुख सुविधाओं से है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है। इसका मतलब है कि हम पैसा, धन दौलत और सुख सुविधाओं को ही सब कुछ मान लेते हैं। इन भौतिक चीज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत देना जैसे कि यही भगवान हो, इंसानियत और असली खुशी से दूर ले जाता है।
इसका मतलब है कि हम अपने अंदर की पशुता यानी अपने हिंसक और जंगली स्वभाव को ही सबसे बड़ा मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। हम अपनी इंसानियत को भूलकर अपनी हैवानियत को महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब है पूरी तरह से भौतिकवाद, जहां सिर्फ पैसा और सामान ही सब कुछ है। इसमें इंसानियत या भावनाओं जैसी किसी और चीज की कोई मिलावट नहीं है। आज की सभ्यता का पूरा ध्यान सिर्फ भौतिक चीजों की जीत पर है। इसका मतलब है कि ये सभ्यता हर कदम पर केवल पैसे, टेक्नोलॉजी और सुख सुविधाओं को ही अपनी सबसे बड़ी सफलता मानती है। दो अलग-अलग सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना शायद जरूरी नहीं है और हो सकता है कि ये पूरी तरह से बेकार भी हो। हर सभ्यता अपनी जगह पर फास होती है, इसलिए ये देखने की कोशिश करना कि कौन बेहतर है एक व्यर्थ का काम है। इस बात की बहुत संभावना है कि पश्चिमी देशों की सभ्यता वहाँ के मौसम और माहौल के हिसाब से ही बनी है, यानी उनका रहन सहन और जीने का तरीका वहीं के परिस्थितियों के अनुसार धीरे-धीरे विकसित हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता हमारी अपनी परिस्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से बनी है। हमारे रीति रिवाज और जीने का तरीका हमारे माहौल के लिए बिल्कुल सही और उपयुक्त है। इसका मतलब है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। उनकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों का काम और क्षेत्र अलग-अलग हैं और वे अपने काम में माहिर हैं। आज की सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। एक चीज मिलती है तो 10 नई चीजों की चाहत पैदा हो जाती है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। पुरानी सभ्यताओं की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वे अपनी इच्छाओं पर एक जरूरी रोक लगाते थे। इसका मतलब है कि वे अपनी जरूरतों को बहुत सख्ती से काबू में रखते थे और उन्हें बेवजह बढ़ने नहीं देते थे। आज के पश्चिमी समाज में जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, उनका असली कारण ये है कि लोगों का परलोक या ईश्वर में विश्वास कम हो गया है। जब इंसान को ये नहीं लगता कि इस जीवन के बाद भी कुछ है, तो वो इसी दुनिया में सब कुछ पा लेना चाहता है और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। पुरानी पूर्वी सभ्यताओं का संयम इस विश्वास से आता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और एक दैवीय शक्ति मौजूद है। ये विश्वास इतना मजबूत होता है कि भले ही हमारा मन कुछ गलत करना चाहे, ये हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। आधुनिक आविष्कारों से जो तुरंत और शानदार फायदे मिलते हैं, वे इतने आकर्षक होते हैं कि उनका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। ये हमें अपनी तरफ इस कदर खींचते हैं कि हम इनके बिना रह ही नहीं पाते। मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं है कि इंसान की असली जीत गलत चीजों का विरोध करने में ही है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, वही हमारी सच्ची विजय होती है। हम अक्सर क्षणिक सुख यानी थोड़ी देर के मजे के लिए अपनी स्थायी भलाई को दांव पर लगा देते हैं। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हम कुछ पल के आनंद के बदले अपनी कीमती और हमेशा काम आने वाली चीजों को खोने का खतरा उठाते हैं। जैसे पश्चिमी देशों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसी भौतिक चीजों में कमाल की खोजें की हैं, ठीक वैसे ही हिंदू धर्म ने धर्म, आत्मा और मन के क्षेत्र में उनसे भी ज्यादा गहरी और अद्भुत बातें खोजी हैं। ये बताता है कि बाहरी तरक्की के साथ साथ अपनी भीतरी दुनिया को समझना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम इन महान और सुंदर खोजों की कद्र करना या उनके महत्व को समझना नहीं जानते। हम उन्हें देखते तो हैं, पर उनकी असली कीमत या गहराई को नहीं पहचान पाते। पश्चिम के विज्ञान ने जो भौतिक तरक्की की है, जैसे नई तकनीक और आरामदायक चीजें, उसे देखकर हमारी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। इसका मतलब है कि हम उनकी बाहरी चमक दमक से इतने प्रभावित हो गए हैं कि हम अपनी सादगी और असली मूल्यों को भूल रहे हैं। मुझे इस तरह की तरक्की से कोई लगाव या आकर्षण महसूस नहीं होता। इसका मतलब है कि मैं ऐसे विकास को न तो पसंद करता हूँ और न ही उससे प्रभावित होता हूँ। ऐसा लगता है मानो भगवान ने अपनी समझदारी से भारत को पश्चिमी देशों की तरह सिर्फ पैसों और चीज़ों के पीछे जानबूझकर रोका है।
उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि भारत दुनिया को भौतिकवाद की तेज लहर का सामना करना सिखा सके और अपना खास आध्यात्मिक मकसद पूरा कर सके। हिंदू धर्म में जरूर कोई ऐसी खास बात है जिसने इसे इतने सालों बाद भी जिंदा रखा है। इसका मतलब है कि इसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि समय और बदलाव का इस पर कोई असर नहीं हुआ। हमारी सभ्यता ने बेबीलोन, सीरिया, फारस और मिस्र जैसी कई महान सभ्यताओं को खत्म होते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि जब ये सभी शक्तिशाली सभ्यताएं समय के साथ मिट गईं, तब भी भारतीय सभ्यता अपनी जगह पर मजबूती से टिकी रही। अपने आसपास नजर घुमाकर देखो। इसका मतलब है कि तुम जहां हो वहां की चीजों और हालात पर ध्यान दो, उन्हें समझने की कोशिश करो। ये सवाल असल में ये बताने के लिए है कि रोम और ग्रीस जैसी महान सभ्यताएं अब कहाँ हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ उनकी पुरानी शान और ताकत खत्म हो गई है और वे अब बस इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आज का इटली वैसा ही है जैसा इतिहासकार गिबन ने अपनी किताबों में बताया था। असल में वो प्राचीन रोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में रोम ही पूरे इटली की पहचान था। इसका मतलब है कि समय के साथ पुरानी सभ्यता और उसकी शान पूरी तरह बदल गई है। इसका मतलब सच में ग्रीस जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये एक तरह से ताना मारते हुए कहने का तरीका है कि जो काम तुम चाहते हो वो बहुत मुश्किल और लगभग नामुमकिन है। यहाँ लेखक पूछ रहा है कि दुनिया भर में मशहूर यूनान की एटिक सभ्यता अब कहाँ है। इसका मतलब है कि समय के साथ बड़ी बड़ी और महान सभ्यताएं भी खत्म हो जाती हैं और आज उनका सिर्फ नाम ही बाकी रह गया है। अगर कोई भारत के सबसे पुराने इतिहास और ग्रंथों को पढ़े और फिर आज के भारत को अपने चारों ओर देखे, तो वो ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, प्राचीन भारत आज भी यहीं जिंदा है। इसका मतलब है कि हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, ये सच है कि वहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर थे जो देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन बाहरी कमियों के नीचे भी असली खजाना यानी लोगों की अच्छाई और सादगी जैसी कीमती चीजें छिपी होती हैं। हमारी सभ्यता आज तक इसलिए बची हुई है क्योंकि हिंदू धर्म का लक्ष्य कभी भी धन दौलत या बाहरी चीजों का विकास करना नहीं था। इसका असली मकसद इंसान की आत्मा को मजबूत बनाना और उसे आध्यात्मिक शांति देना था। हमारी सभ्यता, संस्कृति और सच्ची आज़ादी, स्वराज, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाने और सिर्फ अपनी मौज मस्ती में डूबे रहने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये सब तब मजबूत होते हैं जब हम अपनी ज़रूरतों को सीमित करते हैं और आत्म संयम सीखते हैं। यूरोप की सभ्यता बेशक यूरोप के लोगों के लिए सही है, लेकिन अगर हम भारतीय उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बुराई होगी। इसका मतलब है कि उनकी संस्कृति को आंख बंद करके अपनाना हमारी अपनी पहचान और मूल्यों को खत्म कर देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पश्चिमी सभ्यता की अच्छी बातों को नहीं अपना सकते। जो भी अच्छी चीज़ें हमारी संस्कृति में आसानी से मिल सकती हैं, हमें उन्हें ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक उसी तरह यूरोप के लोगों को भी अपनी सभ्यता में आई बुराइयों को छोड़ना होगा। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे लगातार भागना और उन्हें और ज़्यादा इकट्ठा करते जाना एक बहुत बड़ी बुराई है। यूरोप के लोग इन चीज़ों के इतने गुलाम बन गए हैं कि अगर उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली तो वे इन्हीं सुविधाओं के बोझ तले दबकर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि मेरी समझ गलत हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर भारत पश्चिमी देशों की तरह सिर्फ धन दौलत और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा तो ये निश्चित रूप से अपनी बर्बादी को बुलावा देगा। ऐसा करना अपनी सभ्यता और नैतिकता को जानबूझकर खत्म करने जैसा है। हमें पश्चिम के एक विचारक के इस मूल मंत्र को अपने दिल में बैठा लेना चाहिए: सादा जीवन और उच्च विचार। इसका मतलब है कि हमारा रहन सहन भले ही साधारण हो, लेकिन हमारी सोच और हमारे आदर्श हमेशा ऊंचे होने चाहिए।
अक्सर ये माना जाता है कि करोड़ों आम लोग ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी सकते, और हम कुछ लोग जो खुद को समाज का विचारक समझते हैं, अगर हम भी उसी भौतिक सुख के पीछे भागेंगे तो हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी ऊंची सोच और अच्छे विचार खो देंगे। सभ्यता का असली मतलब अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को लगातार बढ़ाते जाना नहीं है, बल्कि सच्ची सभ्यता तो तब है जब हम जानबूझकर और अपनी मर्जी से अपनी चाहतों पर लगाम लगाते हैं और उन्हें सीमित करते हैं। केवल यही एक रास्ता है जिससे हमें संतोष मिलता है, यानी हम जो कुछ हमारे पास है उसमें खुश रहते हैं। इसी से सच्ची खुशी मिलती है और हमारे अंदर दूसरों की मदद करने की इच्छा और क्षमता दोनों बढ़ती है। जीवन जीने के लिए थोड़ी बहुत शारीरिक सुख सुविधाएं तो ज़रूरी हैं, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं तो वे हमारी मदद करने के बजाय हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती हैं। अपनी इच्छाओं को लगातार बढ़ाते रहना और फिर उन्हें पूरा करने के पीछे भागना, ये सोच एक भ्रम और जाल की तरह है। हमें लगता है कि इससे खुशी मिलेगी, लेकिन असल में हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारी शारीरिक ज़रूरतें और यहाँ तक कि हमारे मन की छोटी स्वार्थी इच्छाओं को भी एक सीमा पर आकर रुक जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये सिर्फ भोग विलास बनकर रह जाता है, जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नैतिक रूप से कमज़ोर बना देता है।